गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन पढ़ाई के क्रम में ऑनलाइन परीक्षा भी आ गई है आपके सामने। प्रथम मासिक परीक्षा प्रस्तावित है जिसकी सूचना आपको मिल गई होगी और उसमें देख लीजिएगा कि लिस्ट में शायद गणित का पेपर पहला ही है। कोर्स बच्चों क्या रखा है हमने, केवल 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म केवल एक पाठ है। वो इसलिए बच्चों कि आप अपनी पूरी परीक्षा ईमानदारी से दें। भले ही आप घर में हैं, अपने माता पिता आपके हो या ना हो, आपको जितना आता है केवल आप उतना ही करिए। और फिर भी आपको परीक्षा की दृष्टि से आपको ये चैप्टर एक बार हम रिवाइज़ करवा दे रहे हैं, जिससे आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो जाएगा कि इसमें हमें क्या क्या हमने पढ़ा था। काफ़ी दिन हो गए हैं और आप हो सकता है भूलने लगे हों, तो आपके दिमाग में एक खाका तैयार हो जाएगा। फिर आपको उसकी तैयारी करने में इंटरेस्ट आएगा, आनंद आएगा। रैखिक समीकरण युग्म 2 चरराशि वाले बच्चों, सबसे पहले इसका व्यापक रूप देखते हैं क्या था। तो 2 समीकरण जो समान चर राशियों में हो तो वो किस प्रकार थे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 था और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी नॉट इक्वल्स टू 0 था। ये कहलाते हैं 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हमने बच्चों इनको ग्राफी विधि से प्रदर्शित किया और हल किया था। हम ये जानते हैं कि एक रैखिक समीकरण का ग्राफ सदैव एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर 2 रैखिक समीकरण है तो 2 सरल रेखाएं हमें प्राप्त होंगी और हम उन 2 समीकरणों द्वारा प्राप्त रेखाओं को हमने क्या किया, एक ही ग्राफ पेपर पर ड्रॉ किया था और उसके बाद अलग अलग स्थितियाँ आई थी। तो बच्चों जो 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, इनको हल करने की जो विधियां थीं, इन दोनों समीकरणों को हल करने का अर्थ है बच्चों x और y के मान प्राप्त करना। पहले तो निरूपित कैसे कर सकते थे हम इनको, बीजगणितीय फॉर्म में तो ये लिखी हुई हैं, इनको हम ग्राफी फॉर्म में भी निरूपित कर सकते हैं और निरूपित करने के बाद हल भी कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले इन समीकरणों को हल करने की विधियाँ क्या थी उसको रिवाइज करवा देते हैं आपको। हल करने की विधियाँ क्या थी। पहली तो प्रमुख रूप से बच्चों 2 विधियाँ थीं, इसके अंतर्गत फिर और विधियाँ आ जाएंगी। तो 2 विधियों में पहली विधि थी ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। तो चलिए इसको एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर के माध्यम से बताते हैं। इस माध्यम की खासियत यह है कि बच्चों इससे हमें पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ें देर तक याद रहती हैं। तो सबसे पहली विधि थी जो हमने पढ़ी वो थी ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। और इसमें हमने दोनों समीकरणों के ग्राफ बनाए। दूसरी विधि थी बच्चों बीजगणितीय विधि। इसके अंतर्गत 3 तरीकों से हमने 2 चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया था। तो दूसरी विधि क्या थी, बीजगणितीय विधि। बच्चों ग्राफीय विधि में क्या था कि हमने सेम ग्राफ पेपर पे दोनों रैखिक समीकरणों के ग्राफ बनाए और हमने ये पाया कि 3 स्थितियाँ जनरेट हो रही हैं। वो 3 स्थितियाँ क्या थी देखिए ज़रा, आपको याद आ जाएगा अभी। पहली स्थिति बच्चों ये थी कि दोनों जो सरल रेखाएं हैं वो किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी। मान लीजिए आपने पहली सरल रेखा का ग्राफ ये बनाया, पहले समीकरण का ग्राफ ये बनाया जो एक सरल रेखा प्राप्त हुई, और फिर आपने दूसरी सरल रेखा का ग्राफ बनाया तो एक सरल रेखा ये मान लीजिए प्राप्त हुई। और दोनों सरल रेखाएं जिस बिंदु पर बच्चों प्रतिच्छेद कर रही थी, ये बिंदु मान लीजिए आया केवल और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी और इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं अर्थात x और y के मान, यही इन दोनों समीकरणों के हल थे। इसको हम कहते थे बच्चों कि ये इस प्रकार का जो हल है वो हल कहलाता है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरी कंडीशन जो आई बच्चों हमारे सामने वो ये आई थी कि भाई दोनों समीकरणों के जो ग्राफ थे वो एक ही सरल रेखा को निरूपित कर रहे थे। मान लीजिए आपने ये बनाई पहली सरल रेखा और इसी के ऊपर या सेम बन गई दूसरी सरल रेखा। इसको हम कहेंगे हिंदी भाषा में दोनों सरल रेखाएं बच्चों संपाती हैं, कोइंसिडेंस हैं, एक के ऊपर एक हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों जितने भी उभयनिष्ठ बिंदु हैं ये सब उभयनिष्ठ बिंदु हो गए, तो ये सब इसके हल हो गए।
तो अर्थात इस कंडीशन में यहाँ पर तो था पहली जो कंडीशन थी बच्चों, इसको हम कहते हैं कि इस दशा में दोनों रेखीय समीकरणों का जो हल है उसको कहा जाता है अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, जब अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि जितने भी बिंदु उभयनिष्ठ हैं सभी इन दोनों सरल रेखाओं के हल हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। और जो बच्चों तीसरी कंडीशन थी वो क्या थी कि अगर मान लीजिए दोनों रेखीय समीकरणों के ग्राफ, इन दोनों के अलावा तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों ग्राफ आपस में बच्चों समांतर हों। यहाँ पर ग्राफ का मतलब सरल रेखाओं से है, तो दोनों सरल रेखाएं अगर आपस में समांतर हैं इसका मतलब ये कहीं पे भी बच्चों प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसको हम क्या कहते थे कि भाई अब इन दोनों समीकरणों का कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं है, तो हम कहते थे इस कंडीशन को कि कोई हल संभव नहीं, कोई हल नहीं। तो इस प्रकार से हम दोनों रेखीय समीकरण युग्म के हल प्राप्त कर सकते थे, कर रहे थे ग्राफ बना बना के। आपने कई सारे प्रश्न ऐसे किए हैं, मैक्सिमम हमें लग रहा है 30-40 बच्चों ने कॉपियाँ भी अपनी चेक कराई हैं। चलिए अब दूसरी जो विधि है वो बीजगणितीय विधि, फिर हम लोग बीजगणितीय विधि पे आए, और बीजगणितीय विधि में हमारे पास 3 मेथड थे। सबसे पहला जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, अर्थात प्रतिस्थापन विधि। पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम से ही स्पष्ट है कि इस विधि में हम क्या करते थे बच्चों कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में एक से एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि के पदों में ज्ञात कर लेते थे, फिर वह मान दूसरे समीकरण में रख देते थे, जिससे दूसरा समीकरण अब केवल एक चर राशि का बन जाता था, और उस समीकरण को हल करके उस चर राशि का मान प्राप्त कर लिया, और फिर उस प्राप्त मान की सहायता से जो पूर्व में दोनों समीकरण थे उनमें से किसी भी समीकरण में उस मान को रख के जो दूसरी चर राशि थी उसका मान भी हम लोग प्राप्त कर लेते थे। सबसे पहला इनिशियल मेथड बीजगणितीय विधि में हम लोगों ने यही सीखा। उसके बाद बच्चों जब समीकरण के रूप बदले, गुणांक बड़े बड़े हुए, तो अन्य विधियों की आवश्यकता पड़ी, तो उस क्रम में जो दूसरी विधि आई बीजगणितीय विधि, उसका नाम था एलिमिनेशन मेथड, और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर विधि है आप लोगों के बीच। तो दूसरी विधि है एलिमिनेशन मेथड, हिंदी भाषा में इसको कहा जाता है विलोपन विधि। हम लोगों ने अलग अलग दिनों में लेक्चर्स के थ्रू सारी विधियां और इनसे संबंधित सवाल उदाहरण सब करे हैं। विलोपन विधि। एक चीज़ और बच्चों कि मान लीजिए जो लोग अभी अच्छी तरह से पढ़ाई ना कर पाए हों, तो एक काम वो कर सकते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे जब जाएंगे तो उसमें एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। उस प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जब आप टच करेंगे तो नीचे से प्लेलिस्ट खुल के आ जाएंगी। उनमें बच्चों जो भी पाठ हम पढ़ा चुके हैं उनमें हर एक पाठ की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, मतलब एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर उसी पाठ से संबंधित लेक्चर हैं। जैसे आप, इसका नाम है इसको अंग्रेजी में कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसी नाम से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स नाम से एक फ़ोल्डर पड़ा है। उसमें 28-29 वीडियोज़ होंगे, हो सकता है एक आध दो ना अपलोड कर रहे हो, मैक्सिमम हमने अपलोड कर दिए हैं, और नहीं तो जो आपके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो सारे होंगे ही होंगे। तो चैनल में आपको केवल ये सुविधा होगी कि सारे वीडियोज़ आपको एक जगह मिल जाएंगे, तो आप उनमें से जो प्रश्न आपको ना आ रहा हो आप ढूंढेंगे उसमें से, तो आपको मिल जाएगा, तुरंत आप इंस्टेंटली उसका हल देख के और अभ्यास उसका कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सकती है। बच्चों ये जो हमारे पास कोविड के कारण परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं या परीक्षाएं बंद हैं, तो पढ़ाई बंद है सॉरी, तो ये एक तरह से इसको हम अवसर के रूप में भी ले सकते हैं। ये अवसर है हमारे लिए कि हम घर पर रहकर अच्छी तरह से, अब तो आप एक वीडियो कितनी बार भी देखें, नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखिए, तो उससे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। कोई बहानेबाजी की जो जगह है वह बाकी नहीं रही है, आपके पास कोई बहाना नहीं है ना पढ़ने का, तो आप ध्यान से बिल्कुल पढ़ाई करिए। चलिए, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और उसके पश्चात तीसरी विधि जो आई थी वो प्रतिस्थापन हो गई, विलोपन हो गई, और लास्ट मेथड था जब गुणांक और बड़े हों और उनमें चर राशियां सम्मिलित हों, तो उनको हल करने की विधि थी बच्चों
मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणनखंड विधि। तो अंतिम विधि जो हम लोगों ने बीजगणितीय विधि में पढ़ी है वो है वज्र गुणनखंड विधि। तो अंतिम विधि जो पढ़ी वो थी बच्चों वज्र गुणनखंड विधि। तो इसमें हम लोग बच्चों क्या करते थे कि एक हमने सीधे सीधे आपको एक सूत्र बता दिया था, उस सूत्र की सहायता से आप आसानी से, सूत्र कैसे बना वो भी लिख लीजिए, 1 पहले आप ए बी सी ऐसे लिखिए, पहले ए बी माइनस ए बी, तो 1/AB माइनस ए बी, उसके बाद 1 के बाद x अपॉन, तो x अपॉन आप लिखेंगे इसके पश्चात BC माइनस BC, ये BC है तो x अपॉन BC माइनस BC और बराबर x के बाद आया y, तो y के लिए CA, तो y अपॉन आप लिखेंगे CA माइनस CA और सबके नीचे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 12 21। ये सूत्र आपका बन गया। हमने याद करने का आपको ये आसान तरीका भी बताया था। पहले आप इन दोनों को लेके a1 b1 a2 b2 के मान कहाँ से मिलेंगे, x का गुणांक a1 है पहले समीकरण में, दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 है, इसी प्रकार से आगे बाकी वीडियोज़ में हमने विस्तृत रूप से आपको सब बताया ही है। तो ये तो बात हो गई इन विधियों की। हाँ, एक टॉपिक और बच्चों छूट गया, वो ये था कि अगर आपके पास दो समीकरण दिए गए हैं, ये मान लीजिए दोनों समीकरण दिए गए हैं और इनको देख के ही आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सी स्थिति होगी, मतलब इस दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा। तो ये हम केवल गुणांकों की सहायता से भी बच्चों पहचान सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई रैखिक समीकरण युग्म को जो निरूपित किया जाएगा तो कौन सी स्थितियां पैदा होंगी। तो मान लीजिए हमारे पास दो रैखिक समीकरण हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पहली स्थिति बच्चों है अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए तो हम कहते हैं इस दशा को अद्वितीय हल। और जो पहला हमने ग्राफ बनाया था वो निरूपित होगा इसके द्वारा, अद्वितीय हल, यूनिक सोल्यूशन। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है तो दोनों समीकरणों का केवल एक हल संभव होगा और इसको कहा जाता है, इस कंडीशन को संगत, कि दोनों रैखिक समीकरण बच्चों संगत हैं। संगत का मतलब होता है कंसिस्टेंस, मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन। अगर दोनों समीकरण युग्मों के कम से कम एक हल है तो हम कहेंगे कि भाई ये जो रैखिक समीकरण है ये संगत है। दूसरी कंडीशन इस वाले ग्राफ की थी अपरिमित रूप से अनेक हल की। इसमें बच्चों क्या था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो हम इस कंडीशन को कहते थे कि यहाँ पर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस दशा में बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल संभव होंगे और ये भी कंडीशन संगत के अंतर्गत आती है। कंसिस्टेंसी का मतलब एटलीस्ट वन सोल्यूशन, चाहे एक सोल्यूशन हो या अपरिमित रूप से अनेक हल हो, दोनों को ही संगत कहा जाता है। और तीसरी स्थिति थी जब दोनों रेखाएं समांतर थीं, तो उस दशा में बच्चों क्या था कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2 था। और यहाँ पर हम लिखेंगे इस दशा को कि कोई हल नहीं। अगर गुणांकों की ये स्थिति बन रही है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 मगर नॉट इक्वल्स टू c1/c2 है, तो इन दोनों समीकरणों के कोई हल नहीं होंगे और इनका ग्राफी निरूपण दो समांतर रेखाएं होंगी और इसको कहा जाता है बच्चों असंगत। तो बच्चों लगभग जितना हमें याद था हमने लगभग सारा आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। आप इसके बाद ओवरव्यू देखने के बाद आप रिवाइज करिए और अच्छे से अच्छा अपना पेपर करिए बच्चों। 20 नंबर का प्रश्न पत्र है जिसमें 8 प्रश्न हमने दिए हैं। प्रथम 7 प्रश्न सब 2.5 नंबर के हैं, अंतिम प्रश्न भी 2.5 नंबर का है, मगर उसमें 5 पार्ट हमने कर दिए हैं आधे आधे नंबर के। चलिए बच्चों, धन्यवाद।